अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा। फिल्म इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे रशा की बीमारी की, जो कि अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं या पब्लिक स्पीकिंग के वक्त तकरीर करते हुए, अक्सर स्टूडेंट्स में भी ये देखा है कि उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। खासतौर पे जो फाइनल प्रेजेंटेशंस हैं उसमें तो तकरीबन हर स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है। तो ये बताइए कि जो रशा की बीमारी है, समझते थे बुजुर्गों की बीमारी है, क्या ये बुजुर्गों की बीमारी है या जवानों में भी ये पाई जाती है? आप बताइए, ये रशे की बीमारी है क्या चीज? ये तो हाथ तो हर एक के कांपते हैं अगर एंजाइटी हो। कभी कभी मेरे भी हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अक्सर नहीं है। अब आजकल नहीं, जब हम भी स्टूडेंट थे तो बहुत कांपते थे, और उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ। ये है, इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है अंडर एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपको तैयार करता है फाइट और फ्लाइट। इसके इसके साथ एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन पैदा होती हैं। आपको मसल को टेंस करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करना है उनका। सांस तेज हो जाता है, दिल धड़कता है, पसीना आ जाता है, हाथ कांपते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं आपके ऐसे। तो ये जो है फाइट और फ्लाइट आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए है। एक्चुअली जिस्म का अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि क्रिटिकल सिचुएशन के लिए आपको तैयार किया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो लेकिन अगर ये वैसे ही एक्टिव हो जाए बगैर वजह के, तो ये जैसे न्यूसेंस। तो इस न्यूसेंस को हम कैसे डायग्नोज करें कि जी आपको ये है ट्रेमर जो है वो किसी खास एंजाइटी की वजह से या किसी और। तो वो जब एंजाइटी वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो आप ठीक हो जाते हैं। एक तो ये है। यानी डॉक्टर साहब, वो जिस तरह से आप फाइट और फ्लाइट का जिस तरह से आपने कॉन्सेप्ट दिया था कि खतरे का जब वक्त होता है तो या मुकाबला करना है या मुकाबले से भाग जाना है, उसके लिए जिस्म को जो एक्स्ट्रा ताकत चाहिए होती है, कि जो जिस्म के अंदर से ही वो ताकत मिलती है, उसके मतलब उसकी वजह से ये जिस्म में ये तब्दीली आती है। तो लेकिन ये जो बुजुर्गों में होता है उनमें मतलब वो घर में आराम से अपने सुकून के माहौल में बैठे हैं, उनमें ये जो मुसलसल रशे की कैफियत है उसकी क्या वजह है? क्योंकि स्टूडेंट्स पे तो हम मान सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक टेंस किस्म की, वाकई वहां पे तो या लड़ने का या मरने या मारने का ही माहौल होता है जब वो फाइनल एग्जाम है। तो लेकिन बुजुर्गों के साथ ये क्यों होता है, ये जो बीमारी है रशे की? वो है जेनेटिक म्यूटेशन है, और बाज़ लोगों में बाज़ फैमिलीज़ में होता है, बाज़ फैमिलीज़ में नहीं। और एक ख़ास एज पे जाकर आपको ये ट्रेमर शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है? जेनेटिक है, फैमिलीज़ में होता है, और कोई वजह नहीं है इसकी। और इसको इसीलिए एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, B9 एसेंशियल ट्रेमर। B9 इसलिए कि इसके साथ और कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, यानी ऐसे पार्किंसनिज्म नहीं है, सिर्फ ट्रेमर होता है। ट्रेमर में और पार्किंसनिज्म में फर्क क्या है? पार्किंसनिज्म में 3 चीज़ें होती हैं: ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रैडिकार्डिया। ट्रेमर भी होता है और सख्ती भी होती है, और ब्रैडिकार्डिया का मतलब है कि मूवमेंट स्लो हो जाती है, आप स्लो हो जाते हैं। और सख्ती होती है, मतलब आप बाजू हिलाते हैं या रेस हिलाते हैं तो वो बहुत आपको पता चल जाता है कि पट्टे सख्त हैं। तो जो उसमें ट्रेमर जो होता है वो, उसको हम कहते हैं रेस्ट ट्रेमर। वो अगर अगर हाथ रखा हुआ है आपने तो वो हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, या उसमें इसको इस तरह यह हिलना शुरू हो जाएगा, अंगूठा हिलना, इसको हम पिल रोलिंग मूवमेंट कहते हैं। तो अंगूठा हिलना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन ये जो है एसेंशियल ट्रेमर, वो जब आप हाथ फैलाते हैं तो उसमें होता है, ऐसे ऐसे हाथ फैलाने से। तो इससे इसका एक्शन ट्रेमर, यानी आपको एक्शन करते हैं तो फिर होता है, रेस्ट में नहीं। रेस्ट पार्किंसनिज्म का ट्रेमर जो होता है वो रेस्ट ट्रेमर होता है। तो यानी डॉक्टर साहब, इनको दो मुख्तलिफ बीमारियां कह सकते हैं, पार्किंसनिज्म एक अलग
उस पर तुमने कहा कि बिनाइन है, यानी कि इसकी कोई मतलब ये खास खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इससे उनके डेली जो टास्क हैं, जो रूटीन के उनके काम हैं, जिस तरह अपनी शेव करना या खवातीन के लिए अपना मेकअप वगैरह करना या खाना खाना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो खतरनाक चाहे नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो इससे काफ़ी मुतासर होती है। तो क्या इसका कोई इलाज पॉसिबल है? किस तरह से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली तो ये है कि अगर वो रिलैक्स सिचुएशन में हो, अकेले हो, तो फिर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। और दूसरे ये कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा है तो एक तो इलाज अच्छे हैं, उनमें से एक तो है बीटा ब्लॉकर, जिसमें से इंटराल, जो कि आपको मैंने बताया था कि मीग्रेन में भी देते हैं। इंटराल के बहुत सारे यूजेस हैं, इसमें हम एसेंशियल ट्रेमर में भी देते हैं, और चूँकि ये एंग्जाइटी को कम करने वाली दवाई है इंटराल, तो उसके साथ ये एसेंशियल ट्रेमर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। फिर आपको हमें डोज रेगुलेट करनी पड़ती है कि कितनी दें, कि ताकि वो कंट्रोल हो जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। साइड इफ़ेक्ट इंटराल का सबसे ज़्यादा तो यह है कि जिन लोगों को एस्थमा है वो इंटराल नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है जो उसको हम प्रिमिडॉन कहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसका नुकसान ये कि ड्राउजीनेस हो जाती है उसके साथ। तो और बाकी काम हर नॉर्मल लाइफ गुजारें, अपने आप को इस तरह पाबंद ना कर लें कि मैंने ये काम नहीं करना है। रिलैक्स हो, जितने आप रिलैक्स होंगे उतना ये बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस या कोई ऐसा लाइफस्टाइल है कि जिसको हम अपनाएं तो इस बीमारी से बच सकते हैं कि लेटर एज में जिनके पेरेंट्स को है, आगे जाके उनके बच्चों को वो बीमारी ना हो या डिले हो जाए किसी तरह से, तो क्या वो लाइफस्टाइल अपना वो अपनाएं कि इस बीमारी को डिले कर सकें या इससे बच सकें? बेस्ट तो ये है कि आप टेंशन से बचें, रिलैक्स लाइफस्टाइल रखें। ये भाग दौड़ जितनी होती है वो ना करें, भाग दौड़ ना करें, और रिलैक्स। आमतौर पर या जिस एज में आपको शुरू होगा, आप रिटायर हो चुके होंगे फॉर्चुनेटली। अगर रिटायर होने के बाद भी काम कर रहे हैं तो इतना उलझन वाला काम ना लें जिसके साथ टेंशन ही रहे, और टेंशन के साथ ये ज़्यादा हो जाता है। तो रिलैक्स हो जाएं आप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस्मानी के अलावा क्या इसकी कोई नफ्सियाती वजूहात भी हैं? तो क्या इसका नफ्सियाती इलाज भी किया जा सकता है? अपने आप को आप एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, या एक बिहेवियर थेरेपी की इक्विपमेंट भी मिलती है, तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी लोगों को देखा है कि मतलब उनको रशा की बीमारी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे अपने हाथ या पैर वो खुद ही हिलाते रहते हैं। मसलन टांग पे टांग रख के बैठे हैं और एक पैर उनका मुसलसल वो हिल रहा होता है। तो क्या ये भी कोई बीमारी है या ये वैसे ही उनकी आदत है? ये वो इस तरह वो रिलैक्स फील करते हैं, ये आदत बन जाती है बाद लोगों की, तो इसका कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई लास्ट वर्ड्स फॉर पीपल जिनके रशा की बीमारी है, उनके घर वालों को उनके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, और उन लोगों को खुद अपने लाइफस्टाइल में क्या इस तरह की चेंजेस लानी चाहिए कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें? लाइफस्टाइल तो मैंने बताया कि रिलैक्स हो जाएं। अगर बीटा ब्लॉकर की ज़रूरत है और आपको एस्मा नहीं है तो आप बीटा ब्लॉकर भी ले सकते हैं, वो लें। और जस्ट टेक पार्ट इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, अपने आप को बिल्कुल अलहदा ना कर लें। बाद लोग तो एम्बेरस हो जाते हैं, वो अपने आप को फिर अलहदा रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों के सामने ट्रेमर होता है, तो वो अपने आप को अलहदा ना करें, शामिल हो हर एक्टिविटी में, फैमिली के हर एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। इस तरह आप रिलैक्स, बी पार्ट ऑफ योर लाइफ शुड बी पार्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइफ। तो अपने आप को अलग ना करें। तो इससे मतलब डॉक्टर साहब, उन मरीजों से ज्यादा उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए ये मेरा ख्याल है मैसेज ज्यादा जाता है कि वो आप उनको शर्मिंदा ना करें। जिन लोगों में ये आपको बीमारी नजर आती है, उनको उस चीज का एहसास ना दिलाएं, तो उनको भी नॉर्मल उस तरीकों से जिंदगी ज्यादा गौर से ना देखें। बिल्कुल उनको हमारे लोगों की आदत है कि वो
ऐसे करके देखना शुरू कर दे कि ये क्या हो रहा है, तो दिस इज जस्ट अनफॉर्चुनेट। तो कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें। ये डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के बिहेवियर हैं बीमारियों के साथ, इनको भी हम किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीमारी से ज्यादा ये जो बीमारियों के बारे में हमारे रवैये हैं ये उसको ज्यादा खराब करते हैं। तो ये हम किसी सेशन में आपसे इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगली दफा किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। व्यूअर्स, आपको अगर कोई डॉक्टर साहब से सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका सवाल भी डॉक्टर साहब से जल्दी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।